नमस्कार दोस्तों। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने EOQ इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के बारे में पढ़ा था। हमारा आज का सिलेबस है परचेज प्रोसीजर, ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेजिंग, फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट एंड स्टेप्स इन परचेजिंग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि एग्जाम में इसके आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्लेन परचेजिंग एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। परचेजिंग क्या होता है, इसे एक्सप्लेन कीजिए और इसका उद्देश्य क्या होता है। अगर हम लोग परचेजिंग की बात करें तो आप सभी इस शब्द से अच्छी तरह वाकिफ होंगे। आप अपने दैनिक जीवन में अधिकतर इसका इस्तेमाल करते रहते हैं। परचेजिंग का शाब्दिक अर्थ होता है खरीदना। आप अपने दैनिक जीवन में अधिकतर कुछ न कुछ खरीदते रहते हैं। जैसे आप अपने ज़रूरत के अनुसार कपड़े खरीदते हैं, कभी नई किताब खरीदते हैं, कभी नया मोबाइल फ़ोन खरीदते हैं। तो आप लोग इस सब से अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे। अगर इसको हम डिफाइन करें, इट कैन बी डिफाइंड एज प्रोक्यूरमेंट ऑफ रॉ मटेरियल, मशीनरी, पार्ट्स, गुड्स नीडेड फॉर प्रोडक्शन एंड मेंटेनेंस डिपार्टमेंट। अगर हम किसी इंडस्ट्री के परिप्रेक्ष्य में बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो हम लोग इसको इस तरह से डिफाइन करते हैं, उन सभी रॉ मटेरियल, मशीनरी, मशीन के पार्ट्स या गुड्स को प्राप्त करना या खरीदना जो कि प्रोडक्शन और मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है। उन सभी चीज़ों को अगर हम लोग खरीदते हैं, ये आपका क्या कहलाएगा? परचेजिंग कहलाएगा। ऐसा नहीं कि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और अपने घर के किराने का सामान खरीद रहे हैं, तो वो सही शब्दों में परचेजिंग नहीं कहलाएगा। उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस इंडस्ट्री के, उस फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की ज़रूरत है, जो मशीनों के मेंटेनेंस के लिए ज़रूरत है, या डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के लिए जो ज़रूरत है, अगर उन सभी सामानों को हम लोग खरीदते हैं, उन सभी वस्तुओं को हम लोग खरीदते हैं, तो क्या कहलाएगा? आपका परचेजिंग कहलाएगा। आगे क्या है? इन एवरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में, किसी भी बड़ी संस्था में, इट हैज इट्स ओन परचेज डिपार्टमेंट, उसका एक परचेज डिपार्टमेंट होता है, टू हैंडल ऑल द फंक्शंस रिलेटेड टू परचेज ऑफ रॉ मटेरियल और एनी अदर इक्विपमेंट्स, जो कि सारा परचेज करता है, सारा खरीद बिक्री का काम करता है और सारा का सारा काम परचेज से रिलेटेड देखता है, उसको हैंडल करता है। क्योंकि आप देखिए, आप अपने घर में अगर परचेज करते हैं तो छोटा मोटा परचेज करते हैं, 1000, 2000, 1 लाख, 2 लाख, इससे अधिक का तो आप परचेज नहीं करते होंगे। परंतु जब आप किसी बड़ी इंडस्ट्री में जाते हैं तो आपको करोड़ों करोड़ रुपया का परचेज करना पड़ता है, बहुत अधिक क्वांटिटी में परचेज करना पड़ता है। इसको एक आदमी हैंडल नहीं कर पाएगा, इसके लिए पूरा का पूरा एक डिपार्टमेंट होता है जो सारा काम देखता है परचेज से रिलेटेड। तो इसका क्या क्या ऑब्जेक्टिव है, परचेज डिपार्टमेंट का क्या क्या उद्देश्य होता है, इसको हम लोग आगे अब देखेंगे। पहला उद्देश्य क्या है? टू मेंटेन कंटिन्यूटी ऑफ सप्लाई टू सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। इसका क्या मतलब हुआ कि देखिए, अगर आपका प्रोडक्शन में कंटिन्यूटी कब बना रहेगा, आपका प्रोडक्शन लगातार कब स्टार्ट होगा, कब जारी रहेगा? जब उसको जितने भी रॉ मटेरियल हैं, उनके मशीन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हों, उनको समय पे सारा रॉ मटेरियल मिल रहा हो। ये सारा कैसे पॉसिबल होगा? ये सारा का सारा पॉसिबल तभी हो पाएगा जब आप सही समय पर रॉ मटेरियल को खरीद रहे हों, मशीन के मेंटेनेंस के लिए जिस पार्ट्स की ज़रूरत पड़ती है उसको आप सही समय पर परचेज कर रहे हों, उसको सही तरीके से आप जहाँ ज़रूरत है वहाँ सप्लाई करते जा रहे हैं, तब आपका प्रोडक्शन सही तरीके से चलता रहेगा। ये सारा काम किसका है? कंटिन्यूटी बना रहे परचेज डिपार्टमेंट का। आगे क्या है? टू प्रोक्योर मटेरियल इन राइट क्वांटिटी। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है? प्राप्त करना या खरीदना। टू प्रोक्योर्ड मटेरियल इन राइट क्वांटिटीज। देखिए, जितनी आपको ज़रूरत है उतना ही मटेरियल आप खरीदिए। यह नहीं कि आपको 100 पार्ट की ज़रूरत है और आप खरीद लिए 1000 पार्ट्स, ऐसा नहीं। जितना आपको ज़रूरत है उतना ही आप खरीदिए। टू प्रोक्योर मटेरियल्स ऑफ राइट क्वालिटी। जिस गुणवत्ता की मटेरियल को आपकी ज़रूरत है उसी गुणवत्ता का मटेरियल आप परचेज कीजिए। टू प्रोक्योर फ्रॉम राइट एंड रिलायबल सोर्स ऑफ वेंडर। सही स्रोत से, सही जगह से आप मटेरियल को खरीदिए कि बाद में आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े। आप ही लोग देखते होंगे, जब आप कोई सामान खरीदते हैं तो आप कोशिश करते हैं कि ब्रांडेड सामान खरीदें। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड सामान अगर आप खरीदते हैं तो आपको उसमें गारंटी मिलता है
इसका मतलब क्या है कि आप सही सोर्स से सामान खरीद रहे हैं। अगर उसमें कुछ दिक्कत आया तो आप फिर से उसको चेंज भी कर सकते हैं। आप लोग देखते होंगे अगर आप रेलगाड़ी या ट्रेन में सफ़र करते हैं तो बहुत सारे सामान बेचने के लिए आता है। छोटे छोटे घड़ी बेचने आते हैं, मोबाइल का चार्जर बेचने आता है, हेडफोन बेचने आता है, पावर बैंक बेचने आता है। परंतु आप जल्दी उससे खरीदने की कोशिश नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि ये सही सोर्स ऑफ परचेज नहीं है। अगर यहाँ से हम सामान खरीदते और मेरा सामान में कुछ गलती आ गया, फॉल्ट निकल गया, तो फिर वो चेंज करने के लिए आपको कोई ऑप्शन नहीं होगा, वो बेच के निकल जाएगा, आपको बेवकूफ़ बना के निकल जाएगा। ये आपका सही सोर्स ऑफ परचेज नहीं है, इसलिए आप लोग वहाँ से परचेज करने से बचते हैं, वहाँ से परचेज करने की कोशिश आप लोग नहीं करते हैं। तो जब भी कोई आपका परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है तो उसकी कोशिश यही रहती है कि हमेशा हम सही सोर्स या सही वेंडर से हम लोग परचेज करें। टू प्रोक्योर मटेरियल इकोनॉमिकली, इसको सबको पता है कि जितना कम दाम पर हम लोग सामान को खरीद सकें, परचेज कर सकें, सबकी कोशिश यही रहती है। आप भी कोई भी सामान खरीदने जाते हैं मार्केट में तो आप चाहते हैं कि हमको अच्छी गुणवत्ता भी मिल जाए और कम से कम दाम पे मिले, यह सभी की कोशिश रहती है। तो परचेज डिपार्टमेंट का भी यही उद्देश्य रहता है कि हम जो गुणवत्ता खोज रहे हैं, जो क्वालिटी खोज रहे हैं, वो अच्छी भी मिल जाए, सही क्वालिटी भी मिले और कम दाम पे मिले। आगे क्या है? टू रिसीव एंड डिलीवर मटेरियल एट राइट प्लेस एंड एट राइट टाइम, मटेरियल को परचेज करना और उसको वहां सप्लाई करना जहां उसकी जरूरत है, सही समय पर और सही जगह पर। टू इन्वेस्ट मिनिमम इन इन्वेंट्री, इस तरह मटेरियल का परचेज करना कि आपका इन्वेंट्री में ज़्यादा खर्चा नहीं हो। मान के चलिए आपको पता है, एक आपके घर की एग्जाम्पल लेते हैं। आपको पता है कि अगर आपके घर में हर महीने 20 किलो चावल की खपत है तो आप क्या करते हैं? दो ऑप्शन है, या तो आप पूरे साल का चावल एक बार खरीद लीजिए या आप अपने ज़रूरत के अनुसार धीरे धीरे खरीदते रहिए। तो अगर मान के चलिए पूरे साल का चावल आप एक बार खरीद लेते हैं तो हो सकता है कि आपको उसको रखने के लिए एक बड़े जगह की ज़रूरत पड़े, उसमें आपका कुछ खर्च हो जाए। अब अगर आपके पास रखने के लिए जगह नहीं है, आप रखने में खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आप क्या करेंगे? हर महीने महीने अपनी ज़रूरत के अनुसार चावल खरीदते रहेंगे। तो आपकी कोशिश यही रहती है किसी भी परचेज डिपार्टमेंट में कि हम लोग का इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टोर करके रखना। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में इस टर्म को डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप लोग उस लेक्चर को देख लीजिए कि इन्वेंट्री क्या होता है, इन्वेंट्री के कंसेप्ट को आप लोग समझ लीजिए। तो किसी भी परचेज डिपार्टमेंट की ये हमेशा कोशिश रहती है कि जो इन्वेंट्री कॉस्ट हो ना वो हमारा मिनिमम हो, कम से कम हो। आगे क्या है? टू डेवलप एंड मेंटेन गुड बायर सेलर रिलेशनशिप, आपका जो सप्लायर होता है, आपका जो वेंडर होता है, आप हमेशा कोशिश करते हैं कि उससे हमारा अच्छा रिलेशनशिप बना रहे। टू मेंटेन ऑर्गेनाइजेशन रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी इन द मार्केट बाय फेयर डीलिंग्स एंड प्रॉम्प्ट पेमेंट, इसका क्या मतलब होता है? आप लोग देखते होंगे कि हर एक आदमी का एक रेपुटेशन होता है। आप लोग सुनते होंगे कि अरे तुम उसको सामान मत दो, वो पैसा ले लेता है फिर जल्दी वापस नहीं करता है। इसी तरह मार्केट में भी होता है। आप किसी से अगर सामान परचेज कर रहे हैं, आपका सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर रहा है, तो आप उसको सही समय पे उसका पेमेंट दे दीजिए। यह नहीं कि उसका पेमेंट को आप सालों साल तक लटकाए हुए हैं, फिर आपका मार्केट में रेपुटेशन खराब हो जाएगा, फिर जल्दी आपको कोई सामान सप्लाई नहीं करेगा। आप किसी के पास परचेज करने जाइएगा तो वो मना कर देगा। ऐसा आप क्या होता होगा? आप देखते होंगे आपके मोहल्ला में कोई किराने का दुकान होता है, आप क्या करते हैं? वहां से उधार लेते हैं किराने का सामान, फिर आप उसको कुछ समय बाद पैसा वापस करते हैं। लेकिन कुछ आदमी ऐसे होते हैं कि वो उधार लेते जाते हैं लेकिन वापस समय पे पैसा नहीं देते हैं। फिर वो दोबारा से उस दुकान में जाते हैं सामान खरीदने के लिए, तो दुकान वाला क्या कर देता है? उनको सामान देने से मना कर देता है। क्यों? उनका रेपुटेशन सही नहीं है मार्केट में, उनकी क्रेडिबिलिटी सही नहीं है, क्योंकि वो सही समय पे पेमेंट नहीं करते, सही समय पे उधार नहीं चुकाते हैं। इसी कारण किसी भी परचेज डिपार्टमेंट की हमेशा कोशिश रहती है कि अगर किसी सप्लायर से आप सप्लाई करवा रहे हैं या किसी वेंडर से सामान ले रहे हैं तो उनको सही समय पर उनका पेमेंट कर दिया जाए। तो ये था आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। आगे क्या है? फंक्शन। परचेज डिपार्टमेंट के कौन कौन से फंक्शन होते हैं? पहला फंक्शन क्या है? कीप रिकॉर्ड्स इंडिकेटिंग पॉसिबल मटेरियल्स एंड देयर सब्स्टिट्यूट। इसका क्या मतलब हुआ? परचेज डिपार्टमेंट का ये कार्य होता है कि आपके यहाँ जो जो मटेरियल हमेशा यूज होते हैं, जिस मटेरियल की आपको हमेशा जरूरत पड़ती है, उसका एक रिकॉर्ड बना के आपको रखना है, उसका आपको एक रिकॉर्ड बना के रखना है।
या कभी कभी ऐसा होता है कि वो मटेरियल मार्केट में नहीं मिल पाता है, तो उसके बदला आप किस चीज को यूज कर सकते हैं, कौन सा दूसरा मटेरियल उसके जगह पे आप यूज कर सकते हैं, इसका भी आपको रिकॉर्ड बनाना है। मटेरियल और उसका सब्स्टिट्यूट कौन कौन सा होगा, सबका आपको रिकॉर्ड बना के रखना होगा। आप देखते होंगे किस दवा के दुकान में जाते होंगे, तो वो बोलता होगा कि मुझे, आप बोलते हैं कि दवा दुकान वाले को कि मुझे ये दवा दीजिए, तो क्या बोलते करता है, अपने कंप्यूटर में चेक करता है, फिर बोलता है सर देखिए ये दवा तो अवेलेबल नहीं है, इसके बदला आप ये दवा ले लीजिए, दोनों सेम कंपोजिशन है। मतलब क्या है, उसका वो सब्स्टिट्यूट आपको देने की कोशिश करता है। यही काम परचेज डिपार्टमेंट भी करता है। मान के चलिए प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बोलता है कि मुझे यह मटेरियल तुम सप्लाई करो, हो सकता है मार्केट में वो मटेरियल अवेलेबल नहीं हो, तो परचेज डिपार्टमेंट बोलता है देखो यह मटेरियल तो मार्केट में अभी नहीं मिल रहा है, लेकिन हमको तो प्रोडक्शन स्टार्ट करना है, प्रोडक्शन हमको कंटिन्यू करके रखना है, तो तुम क्या करो, इसके बदले तुम इस मटेरियल को इस्तेमाल करो, यह मटेरियल हम आपको सप्लाई कर रहे हैं उसके जगह पे सब्स्टिट्यूट के रूप में। ये सारा काम परचेज डिपार्टमेंट को होता है। आगे क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई एंड प्राइसेस ऑफ मटेरियल। कहाँ कहाँ से आप कौन सा मटेरियल खरीद सकते हैं, कौन कौन सा सोर्स है उस मटेरियल का, उस सारे का आपको रिकॉर्ड रखना, उसका प्राइस क्या है मार्केट में, ये सारी जानकारी रखना, इसका काम है परचेज डिपार्टमेंट का। टू प्रिपेयर परचेजिंग बजट। आपको किसी भी सामान को खरीदने में इस साल जो आपके यहाँ रेगुलर सप्लाई हो रहा है प्रोडक्शन करने के लिए, रॉ मटेरियल को, मशीन के खरीदने को या मशीन के पार्ट्स खरीदने को, इस समय कितना खर्च होगा, ये सारा काम जो है इसका है परचेज डिपार्टमेंट का। इस सारे का लेखा जोखा कौन रखता है, परचेज डिपार्टमेंट। इसके लिए वो परचेजिंग बजट बनाता है हर साल, इस साल परचेज में हमको इतना रुपया खर्च करना है। आगे क्या है, पब्लिशिंग टेंडर नोटिस। आप लोग देखते होंगे पेपर में अधिकतर आप लोग का नजर पड़ता होगा कि हर एक चीज के लिए टेंडर निकला हुआ। अगर आपको कोई सामान खरीदना है तो आप क्या करते हैं, टेंडर निकलवाते हैं। टेंडर निकालने का मतलब क्या होता है कि आप सामने वाले को बोलते हैं कि देखो भाई हमको इस चीज की जरूरत है। अब मान के चलिए उसका कोई सप्लायर होगा, आपने टेंडर निकाला कि मेरे कॉलेज में 500 बेंच और डेस्क की जरूरत है, 500 बेंच और डेस्क की जरूरत है। तो हो सकता है कोई बेंच और डेस्क बनाने वाला सप्लायर हो, वो उस टेंडर को देखेगा, टेंडर को देखने के बाद क्या करेगा, वो अपना कोटेशन आपके पास देगा। वो बताएगा कि देखो साहब आपको 500 बेंच और डेस्क चाहिए, आपका इस तरह का बेंच डेस्क चाहिए, हम आपको सप्लाई तो कर देंगे लेकिन उसके लिए आपको इतना खर्च पड़ेगा। तो हो सकता है कोई टेंडर दे कि बोले कि भाई हम 1 लाख रुपया में आपको सप्लाई कर देंगे, कोई बोले कि सर हम आपको 1.5 लाख रुपया में देंगे। हर एक सप्लायर आपका अलग अलग कॉस्ट बताएगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, कोटेशन कहते हैं। आप लोग क्या कीजिएगा, कॉलिंग कोटेशन एंड कॉम्परेटिव स्टडी ऑफ कोटेशन। जितने भी आपके पास कोटेशन आएंगे, 3 4 5 6 जितना भी कोटेशन आएगा, सबको आप लोग क्या कीजिएगा, कंपेयर कीजिएगा कि देखिए कौन सा सप्लायर आपका सही वस्तु को सप्लाई कर रहा है और कम रेट पे कर रहा है, जैसा आपको चाहिए वैसा ही मटेरियल को सप्लाई भी कर रहा है और सबसे कम दाम पे कर रहा है। जैसे ही आपको इस चीज को निकाल लीजिएगा, कंपेरेटिव स्टडी के द्वारा फाइनल कर लीजिएगा कि किस सप्लायर से हमको मटेरियल परचेज करना है, उसके बाद आप क्या कीजिएगा, प्लेसिंग द ऑर्डर फॉर मटेरियल। आप लोग मटेरियल को प्लेस कर दीजिएगा कि भाई तुम मुझे सप्लाई करो। यह सारा काम किसका है, आपका परचेज डिपार्टमेंट का। इसके बाद क्या है, आप समय समय अपने सप्लायर्स को फॉलो अप लेते रहिएगा कि भाई क्या स्टेटस है, तुम हमको कब सप्लाई करने वाले हो, कहाँ तक मेरा बेंच डेस्क रेडी हो गया है, कब पहुंच रहा है, कितने बजे पहुंच रहा है, किस डेट को हमको डिलीवर करोगे तुम। इसको कहते हैं हम लोग फॉलो अप लेना। जैसे आप लोग घर से बाहर जाते होंगे, तो अगर पटना से आप घर आ रहे हैं तो आपके मम्मी पापा हमेशा पूछते रहते हैं अच्छा तुम अभी कहाँ पहुंचे हो, अच्छा यहाँ पहुंच गए हैं, अच्छा अभी कहाँ पहुंचे हो, हर आधे घंटे 1 घंटे बाद आपको पूछते रहते हैं। इसका मतलब क्या है, वो आपको फॉलो अप ले रहे हैं, अपडेट ले रहे हैं कि भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम कब घर पहुंचने वाले हो। उसी तरह हम अपने सप्लायर को हमेशा फॉलो अप करते रहते हैं कि भाई तुम्हारा जो मटेरियल है कब हमारे पास पहुंचने वाला है। आगे क्या है, मेंटेन रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल परचेज। जितना भी परचेज डिपार्टमेंट परचेज करता है उन सभी का रिकॉर्ड को मेंटेन करना, यह कार्य किसका है, आपका परचेज डिपार्टमेंट का। मटेरियल रिसीविंग, आप लोगों ने परचेज करने के लिए तो ऑर्डर दे दिया अपने सप्लायर को, आपका सप्लायर आपको सप्लाई करेगा, तो आप उस मटेरियल को क्या कीजिएगा, रिसीव ही कीजिएगा। यह काम किसका है, परचेज डिपार्टमेंट का। चेकिंग मटेरियल्स, सही मटेरियल सप्लाई किया है कि नहीं आपका सप्लायर। आप जिस गुणवत्ता का, जिस क्वालिटी का मटेरियल आप चाह रहे थे, आपका सप्लायर आपको वही मटेरियल सप्लाई तो नहीं किया है कि नहीं, कहीं खराब मटेरियल तो सप्लाई नहीं कर दिया है। ये सब चेक करने की जिम्मेदारी किसकी होती है, परचेज डिपार्टमेंट की। डॉक्यूमेंटेशन एंड कॉमर्शियल फॉर्मेलिटी, जिसका मतलब क्या होता है, उसका पेमेंट करना सप्लायर को, जितने भी डॉक्यूमेंट रिलेटेड कार्य होते हैं
ये सब करने का काम किसका होता है? तो आपके परचेज डिपार्टमेंट का। आगे क्या है? टू प्रिपेयर एंड अपडेट लिस्ट ऑफ मटेरियल रिक्वायर्ड बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन विद इन ए स्पेसिफिक स्पैन ऑफ टाइम। इसका क्या मतलब हुआ? उन सारे चीज़ों का लिस्ट बनाना, उसको अपडेट करना, जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट को, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को, एचआर डिपार्टमेंट को, सेल्स डिपार्टमेंट को हमेशा जरूरत पड़ते रहती है। जैसे एक साल के अंदर क्या क्या जरूरत पड़ा, उसका एक बार आप लिस्ट बना लिए, अगले साल आपको आसानी होगी उन सारी चीज़ों को दोबारा परचेज करने में, क्योंकि एक ये तो कंटिन्यूस प्रोसेस है, हमेशा चलते रहेगा आपका। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट। आगे है आपका स्टेप्स इन परचेजिंग। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं? सबसे पहला होता है रिक्विजिशन और ऑर्डर। रिक्विजिशन का मतलब क्या होता है? रिक्विजिशन का अगर हम लोग हिंदी में बात करें तो इसका हिंदी अर्थ होता है मांग करना। एक उदाहरण के तौर पर समझते हैं। आप अपने घर में अपने पापा से मांग करते हैं कि पापा मुझे एक नई मोबाइल चाहिए, पापा मुझे एक नई मोबाइल चाहिए। तो आप क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपने पापा के पास, अपने फादर के पास क्या कर रहे हैं? रिक्विजिशन डाल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि भाई मुझे तुम एक नई मोबाइल दो। यह आपका रिक्विजिशन है। तो अगर किसी इंडस्ट्री के टर्म में बात करें, किसी ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में बात करें, तो वो तो वहाँ मोबाइल नहीं मांगेगा। वो क्या बोलेगा कि देखो भैया, आपने मुझे यह प्रोडक्ट बनाने के लिए कहा है, इस प्रोडक्ट के मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए कहा है, लेकिन इस प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए हमको ये चीज़, ये मटेरियल हमको चाहिए, इन सभी मटेरियलों की हमें ज़रूरत है। तो क्या करेगा? आपके पास रिक्विजिशन डालेगा कि अगर तुम चाहते हो कि ये प्रोडक्ट बने तो हमको पहले तुम ये मटेरियल, ये सारे मटेरियल हमको तुम दे दो। इसी को कहते हैं हम लोग रिक्विजिशन या और ऑर्डर। रिसीविंग परचेज रिक्वायरमेंट ऑफ मटेरियल बाय डिफरेंट डिपार्टमेंट। ठीक है, क्या क्या आपको परचेज करना है, ये सारे चीज आपको डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट से पता चलते हैं। उनकी जो जरूरत होगी उसी को आपको परचेज करना है। इसको हम लोग कहते हैं रिक्विजिशन। इफ द मटेरियल टू बी परचेज इट ऑफ स्मॉल अमाउंट एंड रिक्वायर्ड अर्जेंटली इट मे बी परचेज लोकली। अगर बहुत ही कम संख्या में आपको कोई भी सामान खरीदना है, एक दो पीसेज, बहुत ही कम क्वांटिटी में, तो आप क्या कीजिएगा इसको, या बहुत ही जल्दी चाहिए, लंबा आप समय इंतजार नहीं कर सकते हैं, तो आप क्या कीजिएगा, इसको लोकल मार्केट से ही डायरेक्ट जाके खरीद के ले आइएगा। आगे क्या है? पहला स्टेप हो गया रिक्विजिशन। दूसरा स्टेप क्या है? प्रिपेयर एंड इशू नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, NIT, नोटिस इनवाइटिंग टेंडर, निविदा जिसको कहते हैं। सेकंड स्टेप में क्या कीजिएगा? आप लोगों ने रिक्विजिशन हो गया, सबको एक जगह कर दिया कि अच्छा ये चीज हमको अब परचेज करना है, ये सारे मटेरियल हमको अब खरीदना है। उसके बाद आप क्या कीजिएगा? टेंडर निकालिएगा, NIT, जिसको हम लोग कहते हैं नोटिस इनवाइटिंग टेंडर। पेपर में आप लोग टेंडर पब्लिश करवा दीजिएगा, या डिफरेंट डिफरेंट माध्यम से आप लोग टेंडर निकालिएगा और उसको पब्लिश करवाइएगा, लोग उसको जाने। फिर क्या करेगा? आपका जो सप्लायर रहेगा वो आपका टेंडर भरेगा, आपके पास कोटेशन भेजेगा। तो आगे आता है सिलेक्शन ऑफ सप्लायर। टेंडर कोटेशन, टेंडर या कोटेशंस फ्रॉम डिफरेंट वेंडर्स आर इनवाइटेड एंड आफ्टर कंपेयरिंग फाइनलाइज द बेस्ट वन बाय कंसीडरिंग डिफरेंट पैरामीटर्स लाइक कॉस्ट, क्वालिटी, रेपुटेशन ऑफ वेंडर्स। इफ रिक्वायर्ड सैंपल मे बी रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर। आपके पास बहुत सारे सप्लायर का कोटेशन आ गया। कोई बोलता है कि हम इस मटेरियल को, जो आपका रिक्वायरमेंट है उसको 1 लाख रुपया में आपको हम सप्लाई कर देंगे। कोई बोलता है कि सर हम इसको 1.5 लाख में देंगे। कोई बोलता है कि हम उसको 1.25 लाख में ही दे देंगे। लेकिन आपको दाम के साथ साथ ये भी देखना है कि हमको जिस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए वो क्वालिटी मिल रहा है कि नहीं। आपको बहुत सारे पैरामीटर्स पे चेक करना पड़ता है, जैसे उसका कॉस्ट क्या है, क्वालिटी क्या है, जो हमारा वेंडर है उसका रेपुटेशन क्या है। बहुत सारे पैरामीटर्स पे हम लोग देखते हैं, कंपेरेटिव स्टडी करते हैं, और बाद में हम लोग एक वेंडर को, एक सप्लायर को फाइनलाइज कर देते हैं कि भाई तुम ही हमको ये सामान को, इस मटेरियल को सप्लाई करेगा। ठीक है, आप लोग अगर आपको देखना है कि भाई वो कैसा सामान सप्लाई करेगा, कैसा मटेरियल सप्लाई करेगा, तो आप उसे सैंपल के तौर पर एक मटेरियल को मंगवा भी सकते हैं। एक इसका डेली लाइफ में एग्जांपल लीजिए। आपको अगर एक मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप क्या करते हैं? बहुत सारे दुकान में घूमते हैं। कोई बोलता है इस मोबाइल फ़ोन का दाम 8,000 रुपया है, कोई बोलता है इसका दाम 10,000 रुपया है, कोई बोलता है 8,500 रुपया है। आप लोग को डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे क्या करते हैं? कंपेयर करते हैं। फिर कहीं देखते हैं कि भाई दाम तो ये कम लगा रहा है लेकिन लगता है डुप्लीकेट है, तो वहाँ से आप नहीं खरीदते हैं। कहीं लगता है कि दाम बहुत ज़्यादा लगा रहा है, तो वहाँ भी आप नहीं खरीदते हैं। आपको जहाँ हर पैरामीटर्स लगता है नहीं, यह मोबाइल सही कीमत पे और सही क्वालिटी का दे रहा है,
आप वहीं से मोबाइल फ़ोन को क्या करते हैं, परचेज करते हैं। तो ऐसा हमारे परचेज डिपार्टमेंट के साथ भी होता है। वो भी डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे पहले उसको कंपेयर करता है, फिर जो उसमें बेस्ट वन होता है उसको सिलेक्ट करता है उस वेंडर को, फिर बोलता है कि भाई तुम इस मटेरियल को हमारे यहाँ सप्लाई करो। इसके बाद क्या है आपका, इशू परचेज ऑर्डर टू वेंडर या सप्लायर। परचेज ऑर्डर को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं पीओ। क्या बोलते हैं, पीओ। पीओ मतलब परचेज ऑर्डर। परचेज ऑर्डर क्या करता है, आपका जो परचेज डिपार्टमेंट है उस वेंडर को, उस सप्लायर को परचेज ऑर्डर इशू कर देता है। तो परचेज ऑर्डर में क्या क्या रहता है, इन परचेज ऑर्डर द डिटेल्स अबाउट प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन का पूरा डिटेल्स रहता है। क्वालिटी, आपका प्रोडक्ट का क्या क्वालिटी है इसका पूरा डिटेल उसमें मेंशन रहता है। एंड डिलीवरी डेट इज मेंशन, आपका सप्लायर कब आपको मटेरियल सप्लाई करेगा, डिलीवर करेगा, इसका डेट भी उसमें मेंशन रहता है परचेज ऑर्डर में। ठीक है, तो ये इशू करने का काम किसका है, आपके परचेज डिपार्टमेंट का। आगे क्या है, फॉलो अप विद सप्लायर फॉर अपडेटिंग द स्टेटस ऑफ योर ऑर्डर। इसके बारे में हम लोग पीछे भी डिस्कस कर चुके हैं। हाँ, कि फॉलो अप क्या होता है। फॉलो अप का मतलब हुआ कि आप लोगों ने सप्लायर को बोला कि भाई तुम सप्लाई करो, लेकिन हम लोग उससे समय समय पे अपडेट लेते रहते हैं कि भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, सही तरीके से तुम्हारा मटेरियल सप्लाई होगा कि नहीं होगा, हमको सही डेट पे सप्लाई होगा कि नहीं होगा। ये सारा चीज़ हम लोग उसको फॉलो अप लेते रहते हैं। जैसे आपका मटेरियल कब आपके यहाँ से निकल रहा है, मेरे के यहाँ कब पहुँचेगा, ट्रक से पहुँच रहा है, रेलगाड़ी से पहुँच रहा है, रेलगाड़ी कहाँ है रास्ते में, हर चीज़ हम लोग उसका फॉलो अप लेते रहते हैं। आगे क्या है, रिसीविंग गुड्स। रिसीविंग का मतलब होता है प्राप्त करना। आप वंस गुड रिसीव्ड फिजिकली वेरीफाइड अगेंस्ट द डिटेल प्रोवाइड इन द पीओ। जैसे ही आपका सप्लायर आपको मटेरियल सप्लाई कर दिया, आपके फैक्ट्री में मटेरियल आ गया, आप फिर क्या कीजिएगा, उसको वेरीफाई कीजिएगा कि भाई हमने लोगों ने जो परचेज ऑर्डर में मेंशन किया था कि हमको इस तरह का मटेरियल चाहिए, इस क्वालिटी का चाहिए, सारा चीज़ उसमें मेंशन किया था, उसके अनुसार ये मटेरियल सप्लाई किया है कि नहीं किया है, इस सारी चीज़ को आप वेरीफाई कीजिएगा। यह नहीं कि बोला कुछ और दे दिया कुछ। ऐसा जनरली होता है कि जब आप खरीदने जाइएगा तब आपको कुछ और बोलेगा, कुछ और दिखाएगा, जब सप्लाई करने की बारी आए तो पता चला कुछ और दे दिया, खराब क्वालिटी का सामान दे दिया। इस सारी चीज़ों को आप क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं जैसे ही आपको मटेरियल रिसीव होता है। उसके बाद क्या करते हैं आप लोग, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग। इंस्पेक्शन और टेस्टिंग में क्या करते हैं, इसके लिए एक स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट। वो सब चीज़ चेक करता है, जैसे डायमेंशन जो है प्रोडक्ट का वो सही है कि नहीं है, जो स्पेसिफिकेशन था वो सही है कि नहीं है, मटेरियल आर टेस्टेड। ठीक है, ये सारा चीज़ करता है। इसके बाद हम लोग का आता है स्टोरेज एंड रिकॉर्ड कीपिंग। जैसे ही मटेरियल आ गया उसको आप कहीं ना कहीं तो स्टोर कीजिएगा, अपने वेयर हाउस में इन्वेंट्री कीजिएगा। तो एंटरिंग द गुड्स बाय एडिंग बार कोड एंड प्लेस्ड इन वेयर हाउस। सारे मटेरियल जो आए उस पर आप लोग बार कोडिंग करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आपका कोडिंग सिस्टम होता है, उसके अनुसार आप उसको कोडिंग करते हैं और उसको स्टोर कर देते हैं। स्टोर करने के बाद क्या होता है, इफ द मटेरियल इज फाउंड टू बी सेटिस्फैक्ट्री द बिल ऑफ द सप्लायर इज पास्ड एंड पेमेंट इज मेड टू द सप्लायर। अगर आप लोग देखते हैं कि आपका मटेरियल सब तरह से सही है, जितना क्वांटिटी आप सप्लाई करने के लिए बोले थे आपको सप्लाई कर दिया गया है, जिस क्वालिटी की आप मटेरियल चाहते थे आपको क्वालिटी मिल गया है, तो फिर आप क्या करते हैं, अपने सप्लायर को पेमेंट कर देते हैं। जिस तरह से ज़रूरत हो सकता है कैश के माध्यम से तो आप कैश पेमेंट कीजिएगा, चेक के माध्यम से तो चेक के माध्यम से पेमेंट कीजिए। डिफरेंट डिफरेंट तरीका से आप उसको जो भी तरीका वो चाहता है उससे आप पेमेंट कर देते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, सबसे पहले पढ़ा परचेजिंग क्या होता है, फिर परचेजिंग का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फिर फंक्शन ऑफ परचेज डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट के कौन कौन से कार्य हैं इसके बारे में हम लोगों ने जाना। फिर स्टेप्स इन परचेजिंग, परचेजिंग करते समय कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने इस लेक्चर में जाना। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है या कहीं कोई दिक्कत है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताइए, हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का टॉपिक पढ़ेंगे। धन्यवाद।